तो देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग अलग अलग टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, अभी इनिशियली हमारा डिस्कशन मेनली आइडियल गैस के अराउंड रहेगा। आइडियल गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी को लेकर के कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, पहले की क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब the application of first law of thermodynamics on different types of processes। अच्छा, वैसे प्रोसेसेस तो थर्मोडायनेमिक्स में हजारों करोड़ों इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हमें कुछ खास प्रोसेसेस के बारे में ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो आइए आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करके देखते हैं, और हमारा सारा डिस्कशन अभी एक आइडियल गैस के लिए हो रहा है। ठीक है, इट इज ऑल फॉर एन आइडियल गैस। सो लेट अस से कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन को। ठीक है, पहले हम लोग चर्चा करते हैं एक्सपेंशन के बारे में। तो अब आप बेटा मान लो कि आपके पास कोई एक कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर यू हैव सम आइडियल गैस, और ऑब्वियसली यहां पर एक्सपेंशन करना है तो वॉल्यूम वगैरह चेंज कराना होगा। तो इस कंटेनर पे आप मान लो कि एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इस तरह का कंटेनर है, पिस्टन वाला कंटेनर बनाना आप, है ना, और अंदर एक आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है बात ये। अच्छा, फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इसे एक कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ में डाला हुआ है। ठीक है, इसे कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ में डाल दिया हमने। कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ क्या होता है कि खूब सारा पानी ले लो और उसमें कंटेनर को डिप कर दो, एंड दिस कंटेनर इज अ परफेक्टली कंडक्टिंग कंटेनर। मतलब इसके थ्रू हीट वगैरह पास कर सकती है। ये एक परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री है, या परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स ऑफ कंटेनर, या परफेक्टली कंडक्टिंग कंटेनर भी बोल सकते थे। ठीक है, मतलब इसके थ्रू हीट पास कर सकती है। और टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ। मतलब बेसिकली हमने खूब सारा पानी ले लिया है। पानी इसलिए लिया क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी जो है, आपने फिजिक्स में भी शायद पढ़ा हो कि पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो थोड़ी मोड़ी हीट उसमें से निकल जाए या थोड़ी मोड़ी हीट उसमें आ जाए, इससे पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ज्यादा हीट कैपेसिटी है ना, तो हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि तुम्हें टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने में बहुत ज्यादा हीट लगेगी। तो इसमें से हीट एब्जॉर्ब हो या हीट पानी में चली जाए तो उससे टेम्परेचर में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग इसे कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ लेते हैं। खूब सारा पानी हमने लेके एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है, और परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स हैं, और ऊपर आप सपोज करो कि कोई ब्लॉक ऑफ मास एम रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लेट से सिंगल स्टेज वाला एक्सपेंशन करवा रहे हैं। वी आर कैरिंग आउट सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक ब्लॉक ऑफ मास एम यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से। अब आपने बच्चों क्या किया कि सडनली इस ब्लॉक ऑफ मास एम को आपने यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप इस ब्लॉक को रिमूव करोगे, है ना, तो बाहर का प्रेशर एकदम से कम होगा और ये गैस जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी, और एक्सपैंड करके जाएगी सपोज करिए कुछ V1 से लेकर के V2 तक। और वर्क वगैरह कैसे निकालना है ये सब तो हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं, राइट। तो अब आइए हम लोग इस प्रोसेस के लिए जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। मतलब टेम्परेचर अगर इनिशियली T था तो फाइनली भी T ही है। मतलब इस टाइप की बात है कि Ti इज इक्वल्स टू Tf। तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम लोग गारंटी के साथ ये बोल सकते हैं कि डेल्टा U की वैल्यू तो 0 होगी,
क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, आइडियल गैस को। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो वहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो बिकॉज वी आर टेकिंग एन आइडियल गैस। एंड इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी is zero, then basically we can say that Q will be equals to minus W। ऐसा बोला जा सकता है कि Q जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस W के बराबर होगा। तो ऐसा हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडियल गैस पे Q is equals to माइनस W। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, तो एक्सपेंशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि W जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्सपेंशन के प्रोसेस में W इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है। तो W अगर नेगेटिव होगा, W की वैल्यू अगर नेगेटिव पुट करोगे तो Q की वैल्यू यहां से पॉजिटिव आ जाएगी, Q विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और Q पॉजिटिव का मतलब हो गया हीट एब्जॉर्ब। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे सामने कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, या हम ऐसे बोलते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे सामने कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि सिस्टम जितना वर्क करेगा, जैसे आपने क्या किया यहां पर, आप इसको अगर ध्यान से समझो तो इस ब्लॉक ऑफ मास एम को आपने रिमूव किया। जैसी ब्लॉक ऑफ मास एम को रिमूव किया, गैस धक्का मार के पिस्टन को ऊपर लेके गई, एक्सपेंशन हुआ, गैस ने वर्क किया। गैस ने जितना भी वर्क किया, मान लो 50 जूल किया, 60 जूल किया, जो भी किया, ठीक है, जितना भी गैस ने वर्क किया उतना सेम अमाउंट ऑफ हीट उसने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लिया, और तभी अपने इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रख पाया। अपनी खुद की एनर्जी खर्च नहीं की भाई, डेल्टा यू जीरो है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि गैस जितना वर्क कर रही है उतना सेम अमाउंट ऑफ हीट वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ले रही है, राइट। तो इस बात को सभी लोग अपनी कॉपीज में नोट डाउन करें। नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अ गैस डज वर्क, ठीक है, in isothermal expansion, an ideal gas does work in isothermal expansion. An ideal gas does work by absorbing an equal amount of heat from the surroundings। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस वर्क करती है, आइडियल गैस वर्क करती है, ठीक है, और कैसे वर्क करती है, जितना भी वर्क करती है उतना सेम अमाउंट ऑफ हीट वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब अपने घर की एनर्जी नहीं लगाती, अपने घर की एनर्जी, अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च नहीं करती है, और तभी उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और तभी उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब जैसे सपोज करो कि आप इस एक्सपेंशन में ही अगर आप नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते हो, है ना, एक बार फिर से जरा फिगर के पास चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते हो, जैसे इस ब्लॉक ऑफ मास एम को आप दो स्मॉल हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ मास एम को आप दो छोटे हिस्सों में काट दो, फिर एक एक करके हटाओ, तो वो 2 स्टेज एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर 3 छोटे हिस्से में काट दो तो 3 स्टेज एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेज तो वही रहेगी, इनिशियल और फाइनल स्टेज वही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहां पे थोड़ा सा एनालाइज करें, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि एक्सपेंशन में अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाएंगे, ठीक है, इफ वी इंक्रीज एक्सपेंशन में, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेजेस, जैसे उसी
एक्सपेंशन के प्रोसेस को अगर आप सपोज करो कि मैं 2 स्टेज में करा दूं, ठीक है, तो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है, वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करता जाएगा, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाएंगे। और अगर वर्क डन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा तो जितना वर्क करता है उतना ही हीट एब्जॉर्ब करता है। तो जो हीट एब्जॉर्ब है, क्यू एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। यानी कि मैं सिंपली इतना कहना चाह रहा हूं कि एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेजेस इन एक्सपेंशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन विल इंक्रीज, और जितना वर्क कर रहा है उतनी ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप सेम इनिशियल पॉइंट से सेम फाइनल पॉइंट में, ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट से सेम फाइनल पॉइंट में, अगर ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, अगर 1 स्टेज में जाओगे तो क्या होगा, जो वर्क होगा उतनी हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर आप 2 स्टेज में जाओगे तो वर्क डन बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब भी बढ़ेगी। 3 स्टेज में जाओगे वर्क डन और बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब और बढ़ेगी। और इनफाइनाइट स्टेज में जाओगे तो मैक्सिमम वर्क डन होगा और मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब होगी। लेकिन आप जाओगे सेम इनिशियल पॉइंट से सेम फाइनल पॉइंट पे, फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि फाइनली प्रेशर तो पी एटीएम हो जाना है, और यहां पर पी एटीएम प्लस एम जी बाय ए है। ठीक है, तो ये बात साबित करती है कि हीट भी एक पाथ फंक्शन ही तो है। अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस से जाने पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो अमाउंट ऑफ हीट, अलग अलग स्टेजेस में जाने पे जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है, जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है वो अलग अलग आ रही है। ठीक है, और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बढ़ता जा रहा है। राइट, तो हीट भी एक कैसा फंक्शन आ रहा है, पाथ फंक्शन आ रहा है। भाई तुम सिंगल स्टेज से गए तो कुछ और हीट एब्जॉर्ब हुई, 2 स्टेज से गए तो कुछ और हीट एब्जॉर्ब हुई, 3 स्टेज से गए तो कुछ और हीट हुई, 4 स्टेज से गए तो कुछ और हुई, इनफाइनाइट से गए तो कुछ और हुई, गए तुम वहां से वहीं। ठीक है, लेकिन हर रास्ते पे, हर पाथ पे वर्क डन अलग अलग है और हीट एब्जॉर्ब भी अलग अलग है। तो इससे ये बात साबित हुई, यही तो पहचान होती है पाथ फंक्शन की। तो हीट भी एक ऐसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, हम शुरू से ही ऐसा बोलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट कंप्रेशन। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब आप सपोज करो कि फिर से आपके पास एक पिस्टन वाला कंटेनर है कोई बच्चों। ठीक है, तो यू हैव अ कंटेनर विथ अ फ्रीली मूवेबल पिस्टन, इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए आपने इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ में डाला हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ है। ठीक है, खूब सारा पानी ले लिया आपने, दिस इज कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ। और ये कंटेनर के वॉल्स, दे आर परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स हैं, मतलब तुरंत हीट वीट अगर पास होना होगा तो तुरंत अलाउ करेगा। ठीक है, और अब आप सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक ऑफ मास एम इधर बाहर पड़ा हुआ था, और इस ब्लॉक को ले जाकर आपने इसके ऊपर पटक दिया, तो जैसी ब्लॉक आप रखोगे गैस कंप्रेस हो जाएगी तुरंत। ठीक है, और फिर कुछ इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 पे चला जाएगा। प्रेशर P1 था तो वो P ATM के बराबर है अभी, और फाइनली जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वो P ATM प्लस mg बाय A हो जाएगा, वेयर A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन मान लो आप। ठीक है, A क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन। तो ये आपकी क्या हो गई भाई, इनिशियल कंडीशन थी, आपने ब्लॉक ऑफ मास में उठाकर रख दिया, गैस कंप्रेस हो गई, सिंगल स्टेज कंप्रेशन हुआ है ना, दिस इज सिंगल स्टेज। तो ये सब बात हमें मालूम है, सिंगल स्टेज में कंप्रेशन हुआ है। अब इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, तो लगाते हैं भाई, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, प्रेशर P1 से P2 हुआ, लेकिन टेम्परेचर T से T ही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है, आइडियल गैस है,
टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर से डेल्टा यू को उठा के 0 बोल दोगे, दोबारा से आ जाएगा Q बराबर -W, ठीक है, Q इक्वल्स टू -W। इस बार क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि W जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और W अगर पॉजिटिव होगा तो Q क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। Q नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, Q नेगेटिव का मतलब हो गया हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज हो रही है इस बारी। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, जितना वर्क करोगे सिस्टम पे वो सारा का सारा वर्क वो हीट के फॉर्म में सराउंडिंग्स को रिजेक्ट कर देगा या पास ऑन कर देगा। जितना सिस्टम पे वर्क होगा उतना सेम अमाउंट ऑफ हीट वो सराउंडिंग्स में पास कर देगा, और ऐसा अगर करेगा तभी उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रह पाएगी, ठीक है, क्योंकि डेल्टा यू 0 होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इस पे 50 जूल वर्क करोगे तो 50 जूल हीट वो सराउंडिंग में पास कर देगा। तो बस यही है आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। तो इस बात को भी अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसको जल्दी से। क्या लिखना है भाई, लिखना हमको ये है कि इन आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस the work done on the system is transferred as heat to the surroundings, is transferred as heat to the surroundings। जितना भी वर्क आपने किया वो सारा का सारा हीट के फॉर्म में सराउंडिंग्स में चला गया, इसीलिए सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। और इसीलिए कंटेनर का परफेक्टली कंडक्टिंग होना जरूरी है कि तुरंत वो हीट जो भी वर्क कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, वो हीट के फॉर्म में पास हो जा रही है। क्योंकि अगर कुछ अंदर रिटेन हो गई तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, अभी देखेंगे अगले प्रोसेस में ऐसा ही होगा, अंदर रिटेन हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाओगे तो क्या होगा बच्चों, कंप्रेशन में अगर आप n नंबर ऑफ स्टेजेस, n का मतलब है नंबर ऑफ स्टेजेस, बढ़ाते हो तो वर्क जो है वो क्या होता है, वर्क डन कम होता जाता है ना कंप्रेशन में। तो वर्क डन अगर कम होता जा रहा है तो क्यू रिलीज का मॉड, जो हीट रिलीज हो रही है उसका मॉड भी जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। मतलब अगर आप इसी कंप्रेशन को, और मैंने लॉजिकली समझाया भी था आपको क्यों कम होता है भाई, सिंगल स्टेज में आप सारा का सारा भार एक बार में डाल दे रहे हो, 2 स्टेज में आप भार धीरे धीरे करके डाल रहे हो, 3 स्टेज में और धीरे धीरे करके डाल रहे हो, तो वर्क डन जो है वो क्या होता है, कम होता जाता है बेसिकली, ठीक है। तो आप अगर इस ब्लॉक को 2 हिस्से में काट के फिर एक एक करके डालोगे तो भी आप फाइनली वहीं पहुंचोगे, लेकिन 2 स्टेजेस में पहुंचोगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात ये। तो यहां पर वर्क डन कम होगा और इसलिए हीट रिलीज भी कम होगी, क्योंकि जितना वर्क कर रहे हैं उतना हीट रिलीज हो जा रहा है। तो वर्क डन कम होगा तो हीट रिलीज भी कम हो जाएगी। और फिर से ये बात साबित करती है कि हीट एक कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। आप सेम पॉइंट से सेम पॉइंट जा रहे हो लेकिन वर्क अलग अलग आ रहा है और हीट भी अलग अलग आ रहा है। तो इससे ये बात एक बार पुनः फिर से प्रूव होती है कि हीट इज व्हाट टाइप ऑफ अ फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है, एक पाथ फंक्शन है, क्योंकि चेंज होता जा रहा है सेम इनिशियल पॉइंट से सेम फाइनल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इसको सब लोग एक बार नोट कर लें जल्दी से, फिर हम लोग तो आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर, और नेक्स्ट हम लोग, एक मिनट, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सारी पढ़ाई आइडियल गैस के लिए चल रही है। तो देखिए वर्क का जो जनरल फॉर्मूला है वो तो है dW इज इक्वल्स टू,
पहले भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि प्रोसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इरिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा हो सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, तो दोनों के लिए एक एक करके बात करते हैं। अगर आप सपोज करो कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, लेट्स से इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में अगर आपको वर्क निकालना होगा तो यहां तो बहुत ही आसान होता है वर्क डन निकालना भाई, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी हम लोग करते हैं, और फिर इसके बाद इसको क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में बच्चों क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जैसे आप सिंगल स्टेज वाला इमेजिन करो, तो सिंगल स्टेज में जैसे एक्सपेंशन करा रहे हो या कंप्रेशन कुछ भी करा रहे हो, है ना, तो लेट्स से एक्सपेंशन के लिए अगर मन में एक पिक्चर बनानी तो एक्सपेंशन वाली बनाओ, ठीक है। तो अब आपके पास क्या था, एक कंटेनर था, उस पे पिस्टन लगा था, उस पे एक ब्लॉक रखा था एम मास का, ये इनिशियल स्टेट थी, सिंगल स्टेज एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। आपने सडनली इस ब्लॉक को हटा लिया, जैसे ही आपने ब्लॉक को हटाया तो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया पी एटीएम के बराबर, ठीक है, और सिस्टम गया V1 से लेकर के V2 तक, ऐसा ही तो बात हुआ था अभी तक ना। तो इरिवर्सिबल के केस में अगर वर्क डन निकालना है तो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया है इस पे बहुत सारा, है ना, तो इस तरह से आप वर्क निकाल लोगे। अच्छा, मान लो वो 2 स्टेज में हो रहा हो, जैसे लेट्स से कि इसको 2 हिस्से में काट दें, तो 2 हिस्से में काट दें तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना, जैसे हमने किया था ना, W इक्वल टू W1 प्लस W2 करके निकाला था। तो अगर 2 हिस्से का होगा तो 2 हिस्से में ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो उस तरह से आप इरिवर्सिबल के निकाल लोगे। ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ 50 स्टेज में प्रोसेस हो रहा है तो बार बार 50 पार्ट निकालते निकालते भाई क्वेश्चन 4 ही नंबर का आना है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर में हम लोग बैठ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन करना है। तो एक स्टेज 2 स्टेज जनरली इस तरह से रहता है, बहुत ज्यादा कभी मान लो 3 स्टेज हो जाए, तो 3 स्टेज हो जाए तो उसको W1 प्लस W2 प्लस W3 करके आप निकाल दोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है, इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल प्रोसेस की पहचान ये होती है कि उसमें हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है, ऑलवेज इक्विलिब्रियम, ठीक है, और एक एक बालू का पार्टिकल हटाते हो तो लगातार प्रेशर चेंज होता रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि P एक्सटर्नल इज ऑलवेज इक्वल्स टू P गैस। ये बात होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा इक्विलिब्रियम रहने की वजह से। तो अब आप लोग यहाँ पे DW इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डीवी करोगे, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, और P एक्सटर्नल की जगह बच्चों हम लोग पुट कर देंगे माइनस P डीवी। P मतलब वही गैस का प्रेशर, जो गैस का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो माइनस P डीवी पुट कर देंगे। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, और आइडियल गैस के लिए P की जगह पर हम लोग nRT बाई V पुट कर सकते हैं, तो nRT बाई V डीवी पुट कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, राइट, इसकी लिमिट जाएगी V1 से लेकर के V2 तक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो DW की जगह तो बन जाएगा W, और N, R और T ये तीनों कांस्टेंट हैं भाई। N तो कांस्टेंट है, क्लोज सिस्टम में हमेशा फर्स्ट लॉ लगाया जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हो इसलिए T भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों इंटीग्रल के बाहर बन जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा माइनस nRT dV बाय V वाला फॉर्म, dx बाय x। तो dx बाय x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा भाई, ln x हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप क्या करना, लिमिट लगा देना। लिमिट कहां से कहां तक लगाना, V1 से लेकर के V2 तक। इसको सॉल्व करोगे तो W की वैल्यू आ जाएगी माइनस nRT ln V2 माइनस ln V1, जिसको आप चाहो तो ln V2 बाय ln V1 लिख देना। तो ये W का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग ln में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग ln में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं,
हम ज्यादा कंफर्टेबल किस में होते हैं, लॉग में, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि W इज इक्वल्स टू -2 ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो W इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, इसको नोट कर। तो अब देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया W का, ठीक है, -2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1, ठीक है, -2.303 nRT log V2 बाय V1। और एक मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई कि ln को log में इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। अब इस फॉर्मूले को पहले तो रट्टा मार लेना है, -2.303 nRT log V2 बाय V1, ठीक है। लेकिन सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, ये भी ध्यान रखना है कि कहां पर ये अप्लाई होगा। तो ये अप्लाई होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। ये हमने वर्क डन निकाला है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, साइन वाइन की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला अपना ध्यान खुद ही रखेगा। जैसे आप खुद यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग और इसका एनालिसिस करो, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा बच्चों, तो एक्सपेंशन हो रहा होगा तो V2 बाय V1, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो एक्सपेंशन हो रहा होगा तो V2 बाय V1 1 से बड़ा होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है एक्सपेंशन में, तो ये 1 से बड़ा होगा। तो लॉग ऑफ 1 से बड़ा विल बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये सब तो पॉजिटिव ही है, N R और T, ठीक है। तो लॉग ऑफ 1 से बड़ा पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव, तो ओवरऑल W नेगेटिव आ जाएगा। और हमने पढ़ा भी है कि एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले में है। तो साइन वाइन का ध्यान ये फॉर्मूला अपना खुद ही रखेगा, उसके बारे में हमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम लोग कंप्रेशन करा रहे होंगे, लेकिन रिवर्सिबल होना चाहिए भाई, क्योंकि इस बात पे आप गौर करिए कि ये फॉर्मूला मैंने P एक्सटर्नल की जगह पर गैस का प्रेशर पुट करके डिराइव किया है, और ऐसा तभी होगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। और आइसोथर्मल वाली प्रॉपर्टी भी यूज करी है, टेम्परेचर को बाहर निकाला है, और आइडियल गैस वाली प्रॉपर्टी भी यूज करी है जब P को nRT बाय V रखा है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज यूज करी हैं। रिवर्सिबल कब यूज किया है, जब हमने P एक्सटर्नल को गैस का प्रेशर पुट कर दिया। आइसोथर्मल कब यूज किया, जब टेम्परेचर को इंटीग्रल के बाहर निकाला कांस्टेंट मानते हुए। और आइडियल गैस तो PV nRT आइडियल गैस की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, कंप्रेशन के बारे में अगर बात करें तो कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा तो वहां पर V2 बाय V1 फाइनल वॉल्यूम कम होगा, तो ये 1 से छोटा आएगा। और इतना तो मैं सबको आता ही होगा कि लॉग ऑफ 1 से छोटा, 1 से छोटे नंबर का लॉग लोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर वो हो जाएगा पॉजिटिव। समझ गए ना बात को। अच्छा, फिर यहां से यूनिट का ध्यान रखना। यूनिट तो आप देखो, R की जो यूनिट डालोगे वही W की यूनिट आएगी। जैसे R की यूनिट होती है, ये बात समझो, थोड़ा सा यूनिट का भी एनालिसिस करते हैं। तो R की यूनिट होती है, एक तो होती लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, ठीक है, या होती है जूल पर मोल केल्विन, या होती है कैलोरी पर मोल केल्विन। ये सब अलग अलग यूनिट्स होती हैं आर की, हमने पढ़ी है गैसीय स्टेट के चैप्टर में। तो अब देखो ये आर है, इसके इधर क्या दिख रहा था, एन, एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, और एन आर टी था, टी क्या था, केल्विन में टेम्परेचर। पूरी केमिस्ट्री में केल्विन में टेम्परेचर डालना होता है, तो ये केल्विन केल्विन कटेगा, मोल मोल कटेगा, तो यहां से वर्क यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। इधर होगा तो फिर से मोल केल्विन से केल्विन कट जाएगा, तो जूल में आ जाएगा, और कैलोरी में अगर डालोगे तो कैलोरी में आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं तुमसे कि आर को तुम जिस यूनिट में डालोगे उसी यूनिट में तुम्हारा वर्क डन आएगा, ठीक है। जैसे तुमने डाला 1/12, सारा वैल्यू याद रखना है, 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर डाला तो वर्क लीटर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। 8.314 जूल डाला तो जूल में आ जाएगा, और 2 कैलोरी में डाला तो कैलोरी में आ जाएगा। तो जो भी आर की यूनिट रहेगी वही डब्ल्यू की यूनिट रहेगी।
और सारी वैल्यूज हम लीटर एटमॉस्फेयर वाली या जूल वाली या कैलोरी वाली, ये सभी वैल्यूज हमें आती भी हैं और क्वेश्चन में दी भी रहती है। खैर ऐसा तो है नहीं कि भाई याद करना है, तो क्वेश्चन में तो गिवन नहीं होता है, बट हाँ फिर भी ये एनालिसिस थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यूज क्या होती हैं। अच्छा फिर देखो क्या है, एक और यहाँ काम की बात है। क्वेश्चन कराने के पहले मैं तुम्हें और कुछ इससे रिलेटेड फाइनर पॉइंट्स बता देता हूँ, है ना। तो ये तो समझ गए कि ये फॉर्मूला क्या है और कब लगाना है, तो फॉर्मूले को याद रखना और ये भी ध्यान रखना है कि कब अप्लाई होगा। अच्छा दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे एक बार फिर से फॉर्मूले को मैं लिख दूं, माइनस एन आर टी सॉरी माइनस 2.303 माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1, या उसको मैं V फाइनल बाय V इनिशियल ऐसे भी लिख सकता हूं। ये VF बाय VI मैंने लिखने की कोशिश करी है, ठीक है, V फाइनल बाय V इनिशियल। अब देखो क्या है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है और आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस का है, तो जितनी पढ़ाई तुमने गैसियस स्टेट में करी है वो सब भूल मत जाना, वो सब भी वैलिड है अभी तक। और एक आइसोथर्मल प्रोसेस में एक आइडियल गैस के लिए बच्चों याद करो, आइडियल गैस की बात चल रही है ना, कुछ याद आना चाहिए तुम्हें। आइडियल गैस की बात चल रही है और N और T कांस्टेंट है, और N और T अगर कांस्टेंट है तो PV का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि R कांस्टेंट होता है और इसको हम लोग बॉयल्स लॉ भी तो कहते हैं। तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगेगा अभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि बॉयल्स लॉ तुम एनर्जी का कैलकुलेशन करने लगे तो बॉयल्स लॉ इनवैलिड हो गया। भाई आइडियल गैस है, क्लोज सिस्टम की बात चल रही है, N कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, T कांस्टेंट है, तो PV बराबर K हो गया ना, बॉयल्स लॉ। हाँ तो अब क्या होगा कि बहुत बार सवालों में तुम्हें फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम ना दे करके फाइनल और इनिशियल प्रेशर दे दिया जाएगा। अब तुम क्या ये सब चीज नहीं समझोगे तो पगलाने लगोगे वहां पे, अरे सर वॉल्यूम तो पता नहीं कैसे निकालें, वॉल्यूम दिया ही नहीं था। तो यहाँ पे छोटा सा लॉजिक यूज करना है कि भैया PIVI इज इक्वल्स टू PFBF या P1V1 इक्वल टू P2V2। हर पॉइंट पर अगर N और T, भाई देखो बेसिकली क्या हो रहा है, तुम गैस को एक्सपैंड कराते जा रहे हो, एक्सपैंड कराते जा रहे हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और प्रेशर कम होता जा रहा है, लेकिन N और T कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट पे PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। किसी भी पॉइंट पे P इंटू V को मल्टीप्लाई करोगे वो प्रोडक्ट सेम आएगा, क्योंकि आइडियल गैस है और N और T कांस्टेंट है और ये बॉयल जी का नियम भी है। तो ये बात ध्यान रखना कि PIVI इज इक्वल्स टू PFVF, बॉयल्स लॉ अभी भी होल्ड करेगा। और अगर बॉयल्स लॉ होल्ड करेगा तो अब तुम्हारा काम आसान हो गया ना, तुम VF अपॉन VI की जगह पर PI अपॉन PF ये भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूले को इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log ऑफ PI अपॉन PF। जब प्रेशर हमें दिया गया हो तो हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। ये लॉजिक भी हमें कुछ सवालों में लगाना होगा। फिर ये बात ध्यान रखो कि चाहे PIVI हो चाहे PFVF हो, हैं तो वो दोनों ही nRT के बराबर, हैं तो वो दोनों ही nRT के बराबर, चाहे PIVI हो चाहे PFVF हो, वो दोनों ही nRT के बराबर हैं। तो कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि तुमको ये nRT का वैल्यू नहीं दिया जाए, मतलब तुम्हें टेम्परेचर आइसोथर्मल तो बोल दे लेकिन वो कितना टेम्परेचर है ये नहीं बोले, ठीक है, बोले तो सही आइसोथर्मल लेकिन क्या टेम्परेचर है ये नहीं बोला जाए। तो तुम ऐसे केस में ध्यान रखना कि nRT की जगह पर तुम PIVI भी रख सकते हो या nRT की जगह पर तुम PFVF भी रख सकते हो, या किसी भी पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम तुम रख सकते हो, क्योंकि हर पॉइंट पे PV का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है ना। तो किसी भी पॉइंट का तुम PV nRT की जगह उठा के रख सकते हो अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है तो। चलिए तो लेट्स राइट डाउन अ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लिखिए, कैलकुलेट W for isothermal
reversible expansion of 1 mole of ideal gas from 10 atm to 1 atm at 300 केल्विन। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं क्या है। कैलकुलेट वर्क फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम प्रेशर इनिशियली था 10 एटीएम, और ऑब्वियसली आप एक्सपेंशन अगर करा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा और प्रेशर घट रहा होगा, तो फाइनल प्रेशर हो गया 1 एटीएम के बराबर। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या करना है भाई, आपको W निकालना है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो W का फॉर्मूला तो हमने रट्टा मारा हुआ है, -2.303 nRT log of V2 upon V1, ये फॉर्मूला हमने याद किया है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया -2.303, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 हो गई। R लेट से मैं जूल में निकालना चाहता हूँ, तो जूल में निकालना चाहता हूँ तो मैं 8.314 डाल सकता हूँ या 25/3 भी सोच सकता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर मुझे 300 दिया ही हुआ है, और लॉग ऑफ V2/V1 की जगह पर मैं पुट कर दूंगा P1/P2, P1/P2। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो P1/P2 पुट करूंगा तो ये log 10/1 आ जाएगा, log 10 बेसिकली 1 हो जाएगा। तो ये 3 से कट गया 100, है ना, और इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी आंसर आ जाए। ठीक है, ये जूल में आंसर आएगा, दिस विल बी इन जूल, क्योंकि हमने R को 25/3 जूल पर मोल केल्विन डाला है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना भाई, ये कितना आ जाता है, जो भी आ जाए, -2.303 इंटू 25/3 या इंटू 25 ही कर दो, है ना, वो तो कट गया बेसिकली, तो इंटू 25 और ये से कट गया 100 टाइम्स इंटू 100, तो जो भी आ जाए ये जूल में इतना आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, W की। अच्छा, एनर्जी की एक यूनिट और होती है, आई होप तुमने अगर उसका नाम सुना हो, CGS यूनिट, अर्ग्स। और ये बात ध्यान रखना कि 1 जूल ये अर्ग्स है ना, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू, CGS यूनिट है ये, 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, जैसे जूल क्या होता है, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन को डाइन तुम बोलते हो, DYNE होता है ना, और सेंटीमीटर, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स होता है। अर्ग्स एनर्जी की CGS यूनिट है। तो कभी मान लो आपको आंसर अर्ग्स में देने को बोले, तो आप जूल में निकाल के उसको 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देना, अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो जूल में निकाल के 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स। अर्ग्स क्या है, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन सब लोग नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड a 0.01 mole sample of ideal gas is compressed in volume from 4.0 liter to
1.0 लीटर at constant temperature. Find W if external pressure. Find W if external pressure is 4 bar. Find W if external pressure is 4 bar. तो देखिए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. बोला गया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अ 0.01 मोल सैंपल ऑफ आइडियल गैस is compressed in volume from 4 liter to 1 liter at constant temperature. Find W if external pressure is 4 bar. अगर एक्सटर्नल प्रेशर इस प्रोसेस के दौरान 4 बार है तो W निकालना है. तो हमने लिखा dW is equals to minus P external dV. अब ये बात समझ जाओ, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है बच्चों. एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स्ड है. जैसे तुम सपोज करो कि तुम्हारे पास इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर रहा होगा. अब तुमने कोई ब्लॉक उठा के रखा, तो जैसे ही ब्लॉक उठा के रखा एक्सटर्नल प्रेशर 4 बार हो गया. बस अब वो 4 बार के अगेंस्ट उसका कंप्रेशन हो रहा है. तो दिस इज एन सिंगल स्टेज कंप्रेशन, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये. ठीक है. तो dW इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल dV यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे. P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे V2 माइनस V1. अच्छा भाई, फिर इसकी जगह पे हम लोग पुट कर देंगे -4 बार. P एक्सटर्नल की जगह पे -4 बार और V2 माइनस V1 की जगह पे 1 लीटर -4 लीटर करोगे तो -3 लीटर आ जाएगा. तो यहां से W की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 12 लीटर बार. लीटर बार. ठीक है. और लीटर बार को एटीएम में करना, जूल में करना अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे 101.3 नहीं, सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई होता है अगर बार है तो. समझना इस बात को. लीटर बार तो समझ गए तुम. अब 1 बार इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना. 10 की पावर 5 पास्कल होता है. ऐसा कब पढ़ा था हमने? गैसीय स्टेट की कॉपी ले जाके खोल के देखना वहां पे. तो 1 बार इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा तुम्हें. तो तुम्हारे पास अगर 1 बार इनटू 1 लीटर लिखा हुआ है तो इसको सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ 101.3 आएगा ही नहीं. तो 1 बार हो जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और 1 लीटर हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब. तो बस ये हो गया ना. इसको सॉल्व करो तो ये कितना बन जाएगा 100 और ये मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो न्यूटन मीटर आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 100 जूल के बराबर. तो अगर जूल में आंसर देना है तो आपका आंसर हो जाएगा 1200 जूल. दिस विल बी योर आंसर. देखो 1 एटीएम होता था 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, लेकिन 1 बार एग्जैक्टली 10 की पावर 5 पास्कल है. तो एग्जैक्टली 10 की पावर 5 पास्कल अगर है तो सीधे सीधे स्ट्रेट अवे, जैसे लीटर एटीएम में तो अप्रोक्सीमेशन करके हम 100 बोलते हैं, लेकिन बार में तो बिल्कुल आंख बंद करके तुरंत 100 बोल देना है. उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू 100 ही है. लीटर एटीएम में क्या होता है, यहाँ पे एटीएम की वैल्यू पुट करते हो तो 1.01325 पुट करते हो तो उसकी वजह से वो 101.3 वाला फैक्टर आता है. लेकिन बार के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधे सीधे एग्जैक्टली 100 आएगा. तो आप सीधे सीधे उसे 1200 जूल बोल सकते हो. तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करते हैं अबाउट, क्वेश्चन नहीं है ये, थ्योरी का पार्ट है. तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है. तो एडियाबैटिक प्रोसेस की चर्चा करते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है. एडियाबैटिक प्रोसेस किसके लिए पढ़ रहे हैं? आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे हम लोग स्टडी करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन को. तो एक्सपेंशन के बारे में चर्चा करते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस की फॉर्मल जो डेफिनेशन है वो ये है कि जिसमें dq की वैल्यू 0 हो जाए.
ठीक है, मतलब नॉन कंडक्टिंग कंटेनर होना चाहिए, हीट का एक्सचेंज नहीं अलाउड है, तो ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब आप सपोज करो कि आपके पास जैसे पिछली वाली केस में अभी आइसोथर्मल पढ़ रहे थे, वही वाली उसी टाइप की सिचुएशन है। एक कंटेनर है आपके पास, उस पे एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और ऊपर एक ब्लॉक ऑफ मास एम रखा है। ठीक है, और अंदर प्यारे बच्चों आइडियल गैस भरी हुई है। और इस बार आपने एक छोटा सा चेंज किया है बस, कि आपने इन कंटेनर की वॉल्स को एकदम इंसुलेट कर दिया है कि इसके थ्रू हीट अब पास नहीं होनी चाहिए, इंसुलेटेड वॉल्स हैं, है ना। तो इसको हम लोग एडियाबैटिक बाउंड्री भी बोलते हैं, इंसुलेटेड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक, तो अब बेसिकली इंसुलेशन हो जाने की वजह से, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है, तो इंसुलेशन हो जाने की वजह से अब ये फर्क पड़ेगा एक, कि ये सिस्टम किसी भी प्रकार की कोई हीट एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं कर सकता है। इस बार हीट एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं होगी, उसको बिल्कुल तुमने रुई वुई लगा के मान लो एकदम स्टोर कर दिया बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब यहां पे हम लोग ब्लॉक ऑफ मास एम जैसे हटाएं, यहां ब्लॉक ऑफ मास एम हटाएं, तो जब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे तो वहां मैंने बताया था कि जब आप ब्लॉक ऑफ मास एम को हटाते हो तो गैस एक्सपैंड करती है, कुछ वर्क करती है, और जितना वर्क करती है उतना सेम अमाउंट ऑफ हीट वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इस बार आपने वो सराउंडिंग वाली हीट को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, तो अब क्या एक्सपेंशन ही नहीं होगा क्या? नहीं, एक्सपेंशन तो होगा भाई। तुम ये ब्लॉक ऑफ मास एम को हटाओगे तो बाहर का प्रेशर कम होगा, और बाहर का प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि गैस धक्का मार के इस पिस्टन को ऊपर तो लेके जाएगी। तो आओ हम लोग इस पे लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाएंगे तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू आएगा। लेकिन प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वहां पे हीट एक्सचेंज तो हो नहीं सकता, तो क्यू को हमने कर दिया जीरो। और क्यू को हमने अगर जीरो किया तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये क्वेश्चन 2-3 बार मेंस में आ चुका है और बहुत ही मतलब मुझे समझ नहीं आता क्यों ऐसे फालतू फालतू इजी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आया है कि पूछा गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैं ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूं। डब्ल्यू आइसोथर्मल, डब्ल्यू आइसोकोरिक, डब्ल्यू आइसोबारिक और डब्ल्यू एडियाबैटिक। तो इसका आंसर आप क्या दे दोगे? डब्ल्यू। भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस प्रोसेस के वर्क के बराबर है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क के बराबर तभी होगा जब क्यू जीरो हो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर कब होगा? आइसोथर्मल के लिए कि आइसोबारिक के लिए कि एडियाबैटिक के लिए कि आइसोकोरिक के लिए? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डब्ल्यू के बराबर तभी होगा जब क्यू जीरो हो, और क्यू जीरो है तो प्रोसेस कैसा होगा? एडियाबैटिक। तो इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एडियाबैटिक। एक बार ये क्वेश्चन आया था, फिर एक बार ये क्वेश्चन आया था कि डब्ल्यू एडियाबैटिक, वर्क डन इन एडियाबैटिक इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी। तो उसका आंसर भी यही हो जाएगा, है ना। तो 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सी बात है। खैर, तो इतनी ये सब पढ़ाई हमको तो नहीं करनी, ये सब पढ़ाई तो आदमी खुद ही कर सकता है, इसके लिए आपको टीचर की जरूरत थोड़ी ना है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और काम की बातें करते हैं। तो डेल्टा यू, अच्छा ऐसा मत समझ लो कि सारा क्वेश्चन मेंस में ऐसा ही आता है, 1-2 क्वेश्चन रहता है ना। तुम खुश हो गए कि सर अब तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो बस, है ना, 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है, सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हमने बोला कि हमने लगाया है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू किया, क्यू को जीरो कर दिया तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू यहां से आ गया। ठीक है, अब आगे की एनालिसिस करते हैं। अब क्या है कि ये हो रहा है भाई एक्सपेंशन, ठीक है, और एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में बच्चों हमें पता है कि W विल बी नेगेटिव, एंड इफ W विल बी नेगेटिव देन फॉर श्योर डेल्टा U विल आल्सो बी नेगेटिव, डेल्टा U भी नेगेटिव होगा। यानी कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इस एक्सपेंशन में कम हो जाएगी, और आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो तो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, U इज इक्वल्स टू यूटी, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है।
तो अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा, तभी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी ना उसकी। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। और तुम कह रहे हो कि इस प्रोसेस में सर डेल्टा यू नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कमी आ रही है, तो कमी आ रही है मतलब टेम्परेचर में भी कमी आनी चाहिए ना। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करने को हिंदी में बोलते हैं ठंडा होना, और इंग्लिश में बोलते हैं कूलिंग होना। ठीक है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, कूलिंग हो जाती है, कूलिंग, ठंडा हो जाता है गैस। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। और इसीलिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन को हम लोग एडियाबैटिक कूलिंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एडियाबैटिक कूलिंग। एंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट द आइडियल गैस डज वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। भाई पिछली बार वो क्या कर रहा था कि उसको बाहर वर्क करना था आइसोथर्मल में, है ना, तो जितना वर्क करना था उतना हीट वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ले रहा था। इस बार तुमने उस हीट को रोक दिया तो इस बार उसको जो वर्क करना पड़ रहा है वो अपना घर का पैसा लगा रहा है, उसमें अपना खुद का एनर्जी खर्चा कर रहा है, तब वर्क कर रहा है। और खुद का एनर्जी खर्च कर रहा है इसीलिए कूलिंग भी ठंडा हो जा रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी घट जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट सब लोग नोट डाउन करिए। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन an ideal gas does work in adiabatic expansion an ideal gas does work at the cost of its internal energy। अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी लगा के तब वो वर्क कर पाता है, एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और इसीलिए वो ठंडा हो जाता है, कूलिंग हो जाती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। अच्छा, अब कंप्रेशन समझना बहुत आसान है। ठीक है, अगर हम लोग कंप्रेशन के बारे में बात करें तो कंप्रेशन के बारे में क्या होगा भाई, एडियाबैटिक को ही पढ़ रहे हैं। तो अब आप सपोज करो कि आपके पास, जल्दी से बना देते हैं, एक कंटेनर है, उस पे फ्रीली मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, अंदर आइडियल गैस भरी है, और फिर से आपने इस कंटेनर के वॉल्स को परफेक्टली इंसुलेट कर दिया है, बिल्कुल एकदम इंसुलेटेड वॉल्स हैं। ठीक है, और यहाँ एक ब्लॉक ऑफ मास एम रखा हुआ है, और इस ब्लॉक ऑफ मास एम को आपने उठा के पटक दिया इसके ऊपर, तो गैस क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। अब आइसोथर्मल जब पढ़ रहे थे तो जितना वर्क कर रहे थे उतना वो सेम अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग्स को पास ऑन कर दे रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार तुमने इस हीट का फ्लो रोक दिया, बाहर नहीं जा सकता है, इंसुलेटेड वॉल्स है। तो लगाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, Q प्लस W। Q की वैल्यू क्या कर दोगे, 0, Q की वैल्यू कर दोगे 0। एडियाबैटिक है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा U इक्वल्स टू W, बात तो वही रहेगी। लेकिन कंप्रेशन है तो W पॉजिटिव है, W पॉजिटिव है तो डेल्टा U भी पॉजिटिव ही होगा। और डेल्टा U पॉजिटिव का मतलब होगा कि इंटरनल एनर्जी बढ़ा, और आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ा मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है कि हीटिंग हो जाती है, गर्म हो जाती है गैस। एडियाबैटिक कंप्रेशन में हो जाती है क्या, हीटिंग, और इसीलिए इसे एडियाबैटिक हीटिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इन एडियाबैटिक कंप्रेशन द वर्क डन ऑन द आइडियल गैस इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। पिछली बार वो वर्क जितना हो रहा था वो सब सराउंडिंग में पहुंच जा रहा था हीट के फॉर्म में, लेकिन इस बार तुम उसको बाहर जाने नहीं दे रहे हो, रोक दे रहे हो अंदर ही, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, और इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा तो आइडियल गैस है तो गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन को कभी कभी सवालों में एडियाबैटिक हीटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इस पॉइंट को सभी लोग अपनी कॉपीज में नोट डाउन करें कि
in adiabatic compression, in adiabatic compression, in adiabatic compression, the work done on ideal gas increases the internal energy of the system, increases the internal energy of the system. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं।